एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और कहानी एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और कहानी पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अरे मुरारी बाबू, आइए आइए, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए आपने। पहले तो आए दिन सब्जी लेने आ जाते थे, सब्जी वाले ने पूछा। अरे रामलाल, दो बूढ़े जन कितनी सब्जियां खा लेंगे। फिर महंगाई भी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ज़्यादा खर्च क्यों करना, मुरारी लाल जी ने जवाब में कहा। ये बात तो है बाबूजी। अच्छा बताइए कौन सी सब्जी दूं? सब्जी वाले ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। तो कुछ सोचते हुए मुरारी लाल जी बोले, बस 1 किलो प्याज और आधा किलो आलू ही दे दो। एक फूल गोभी भी डाल देना। ठीक है बाबूजी। 150 रुपया हो गया, सब सब्जियां के साथ धनिया पत्ती और हरी मिर्च डालते हुए सब्जी वाले ने कहा। तो मुरारी लाल जी ने संकोच भरी नज़रों से उसकी ओर देखा और अपने कुर्ते की जेब से 100 रुपया निकाले और बोले, रामलाल अभी ये 100 रुपया ही रख लो। पैसे तो मैं ज़्यादा लेकर आया था, लेकिन पहले दवाई खरीदने चला गया। दवाइयों की कीमत भी इतनी बढ़ गई है कि सारे पैसे वहीं खर्च हो गए। 50 रुपया फिर दे दूंगा। तो रामलाल बोला, बाबूजी बरसों से आप मुझसे सब्जी खरीद रहे हैं, आपसे कभी पैसा मांगा है मैंने? जब पैसे हो तब दे देना। अभी आप यह 100 रुपया भी रख लीजिए। अरे नहीं रामलाल, मैं 1-2 दिन में आता हूँ, कहते हुए मुरारी लाल जी सब्जियाँ लेकर घर वापस लौट आए। आ गए आप? अरे यह क्या, आप तो पसीने में पूरी तरह भीग चुके हैं। पैदल गए थे क्या? मुरारी लाल जी की पत्नी सुगंधा जी ने पूछा। तो मुरारी लाल जी ने कहा, हाँ। फिर सुगंधा जी बोली, कितनी बार आपको कहा है ऑटो कर लिया करो, लेकिन आप मानते कहाँ हैं। और यह क्या, आप तो सब्जी लेने गए थे, बस आलू प्याज लेकर वापस लौट आए हैं। और क्या करता सुगंधा, जेब में सिर्फ 100 रुपये थे, ये सब्जियां भी उधार लेकर आया हूँ। अपनी इज्जत बचाने के लिए सब्जी वाले को भी झूठ बोलना पड़ा कि पैसे तो लाया था पर दवाइयों में खर्च हो गया है। कहने को तो IAS बेटे का बाप हूँ, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं। कहते कहते मुरारी लाल जी की आंखें नम हो गई। तो सुगंधा जी बोली, अरे पेंशन के पैसे ख़त्म हो गए थे क्या? तो अजय को फ़ोन करके पैसा भेजने को कह देते, पेंशन आने में तो अभी 2-3 दिन बाकी है। लेकिन सुगंधा, उसे खुद भी तो समझना चाहिए ना कि माँ बाप के प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य हैं। पेंशन के तौर पर जो 2,000 मुझे प्रति माह मिलते हैं, उसमें भी 1,000 लोन की किस्त के रूप में चले जाते हैं। वह लोन जो मैंने कभी अपने बेटे की पढ़ाई के लिए लिया था, उसे मैं आज तक चुका नहीं पाया हूँ। और महंगाई इतनी है कि इतनी कम आय में इस महानगर में रहना मुश्किल है। जिस बेटे का करियर बनाने के लिए हम लोग ने अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया, वही बेटा आज अपने माँ बाप को छोड़कर अपना अलग बंगला बनाकर उसमें ठाठ से रह रहा है। क्यों? क्या हमें बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ की ज़रूरत नहीं थी? मुरारी लाल जी के दिल की करवाहट शब्दों के जरिए बाहर आई। तो सुगंधा जी के दिल में छुपा दर्द भी आंसुओं के जरिए बाहर आने को बेताब हो उठा। परंतु जैसे तैसे अपने आंसुओं को छुपाते हुए चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट लिए अपने पति को समझाने लगी। अरे आजकल के बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं, वह अपने तौर तरीके से रहना चाहते हैं और इसमें हर्ज ही क्या है। बच्चे खुश रहें, माँ बाप की खुशी तो इसी में है। बस भी करो सुगंधा, क्यों अपने बेटे बहू की करतूतों पर पर्दा डालती हो? मुरारी लाल जी ने गुस्से में कहा। तो सुगंधा जी कुछ देर के लिए शांत हो गईं और फिर उन्हें प्यार से समझाने लगी, अजी मैं आपकी सब बातों को भली भांति समझती हूँ, लेकिन बड़े सयाने कह गए हैं कि जब किसी पर जोर ना चले तो खुद को समझा लेने में ही भलाई है। अब चलिए अपने बेटे को फ़ोन लगाइए। मुरारी लाल जी के हाथों में मोबाइल देते हुए सुगंधा जी बोली और उनके पास सोफे पर बैठ गई। मुरारी लाल जी फ़ोन लगाया, परंतु बेल जाती रही, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। बहुत बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उनके बेटा अजय ने फ़ोन उठाया, परंतु इससे पहले कि मुरारी लाल जी कुछ कहते, अजय बोला, पिताजी मेरे पास अभी बिल्कुल समय नहीं है, मैं आपसे कल बात करता हूँ। ऐसा कहकर उसने फ़ोन रख दिया। क्या हुआ, फ़ोन नहीं उठाया क्या? सुगंधा जी ने पूछा। तो मुरारी लाल जी बोले, अरे नहीं, फ़ोन तो उठाया था, लेकिन समय नहीं है तुम्हारे लाडले के पास, कहता है कल बात करूँगा।
बड़ा अफसर है, होगा किसी ज़रूरी काम में। चलो मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। कहते हुए सुगंधा जी रसोई घर में चली गई। अगले दिन मुरारी लाल जी अपने बेटे के फ़ोन का इंतज़ार करते रहे, लेकिन उसका फ़ोन नहीं आया। ऐसा भी क्या बीजी है जो माँ बाप को एक फ़ोन तक नहीं कर सकता? तुम्हारा बेटा? मुरारी लाल जी उदासी भरे स्वर में बोले। तभी उनका मोबाइल बज उठा तो सुगंधा जी ने कहा, देखो इतना भी बुरा नहीं है हमारा बेटा जितना आप समझते हैं। अरे तुम्हारे बेटे का फ़ोन नहीं है, हमारे पुराने पड़ोसी मिस्टर वर्मा हैं। कहते हुए मुरारी लाल जी ने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, अरे भाई मुरारी लाल जी कैसे हो? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, मुरारी लाल जी ने कहा। तो मिस्टर वर्मा बोले, अगर सब ठीक है तो कल पार्टी में क्यों नहीं आए आप लोग? ये बात सुनकर मुरारी लाल जी विस्मित स्वर में बोले, पार्टी? कैसी पार्टी? अरे भाई तुम भी कमाल करते हो, कल तुम्हारे बेटे बहू की मैरिज एनिवर्सरी थी, इतनी शानदार पार्टी दी थी उन्होंने। यह बात सुनकर तो मुरारी लाल जी को जैसे काटो तो खून नहीं, उनका पूरा शरीर सुन्न सा पड़ गया। तभी मिस्टर वर्मा बोले, क्या हुआ मुरारी लाल जी, कहाँ खो गए? फिर खुद को संभालते हुए मुरारी लाल जी बोले, हाँ हाँ वह बच्चों ने बुलाया तो था, लेकिन मेरे सिर में बहुत दर्द था इसलिए जाने का मन नहीं हुआ, और वैसे भी बाहर का खाना हमें कुछ खास अच्छा नहीं लगता। तो मिस्टर वर्मा बोले, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी मुरारी लाल जी, आज आपका बेटा जिस मुकाम पर पहुंच चुका है सब आपके बरसों की तपस्या का ही फल है। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है आपके बेटे का, और अब तो उसे नौकरी में और भी तरक्की मिल गई है। सब आपकी मेहनत का ही नतीजा है, मिस्टर वर्मा कहते जा रहे थे और मुरारी लाल जी नम आंखें लिए वह सब बातें सुनते जा रहे थे। कुछ देर मिस्टर वर्मा से बात करने के बाद जब मुरारी लाल जी ने फ़ोन रखा तो सुगंधा जी आश्चर्यचकित होते हुए बोली, यह आप फ़ोन पर झूठ क्यों बोल रहे थे? कल आपका सर दर्द कब हुआ? फिर मुरारी लाल जी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सुगंधा कल हमारे बेटे बहू का मैरिज एनिवर्सरी था। कल रात को हमारे अफसर बेटे ने 5 स्टार होटल में पार्टी दी है अपने दोस्तों और जान पहचान लोगों को। इसी काम में व्यस्त होगा हमारा बेटा, जो हमसे बात करने के लिए भी उसके पास समय नहीं था। यह सुनकर सुगंधा जी हैरानी से बोली, अरे हाँ कल तो 12 अगस्त थी, 12 अगस्त तो बच्चों की एनिवर्सरी होती है, हम भूल कैसे गए उन्हें विश करना। शायद बच्चे हमसे नाराज़ होंगे तभी। तुम भी हद करती हो सुगंधा, हमने विश नहीं किया तो क्या उन्होंने हमें पार्टी में नहीं बुलाया? असल बात तो यह है कि उन तथाकथित हाई सोसाइटी के लोगों के बीच हमें बुलाकर वह अपनी बेइज्जती करवाना नहीं चाहते थे। मिस्टर वर्मा बता रहे थे कि पार्टी में शहर के बड़े बड़े रसूखदार लोग आए हुए थे। तुम ही बताओ सुगंधा, अब मैं उन्हें झूठ ना बोलता तो और क्या कहता कि हमारे बेटे ने अपनी पार्टी में अपने माँ बाप को न्योता तक नहीं दिया। अभी मुरारी लाल जी अपनी पत्नी को यह सब बातें बता ही रहे थे कि उनका मोबाइल पर नोटिफिकेशन आने लगा। देखा तो मिस्टर वर्मा ने रात की पार्टी के कुछ तस्वीरें और वीडियो व्हाट्सएप पर शेयर की थी। सभी फोटेज और वीडियोज को देखकर मुरारी लाल जी और सुगंधा जी हैरान हो गए। पार्टी वाकई बहुत शानदार थी, बहुत बड़े बड़े मंत्री और सेलिब्रिटी आए हुए थे। अजय के दोस्तों और जान पहचान के लोगों के अलावा उनकी बहू के माता पिता और अन्य रिश्तेदार भी पार्टी में शामिल थे। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में एक बहुत बड़ा केक रखा गया था। केक काटते समय बहू के माता पिता उन दोनों के साथ खड़े थे। यह सब देखकर मुरारी लाल जी और सुगंधा जी जैसे निशब्द से रह गए। अगले 2 दिन बड़ी मुश्किल से उन्होंने घर का खर्च चलाया। तीसरे दिन मुरारी लाल जी के हाथ में पेंशन आई तो सबसे पहले सब्जी वाले को पैसे देने चले गए। जैसे ही घर जाने के लिए वापस मुड़े तो हमेशा की तरह रास्ते में फलों की एक दुकान पर रुक गए। जैसे ही अंदर गए तो दुकानदार, जिसका नाम सोहन था, अपनी कुर्सी से उठकर उनके पैर छूने लगा तो मुरारी लाल जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। कैसे हैं आप काका? दुकानदार ने पूछा तो मुरारी लाल जी बोले, अच्छा हूँ, बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी तो मिलने चला आया। काम धंधा तो ठीक चल रहा है ना? हाँ काका, आपकी मेहरबानी।
और ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ अच्छा है। कहते हुए सोहन मुरारी लाल जी के लिए फल डालने लगा। अरे नहीं बेटा, फलों की ज़रूरत नहीं है। अरे काका, खाया पिया करो, कमज़ोर होते जा रहे हो। कहते हुए दुकानदार ने फलों का लिफाफा भर के उनके पास रख दिया। लेकिन सोहन बेटा, जितने पैसे लाया था वे तो खर्च हो गया। क्यों शर्मिंदा करते हैं काका? आपके प्रताप से ही तो मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मैं भूला नहीं हूँ जब कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं था तो आपने ही तो मेरी मदद की थी 8 वर्ष पहले, जब मेरे पिता का साया मेरे सर से हट चुका था और मेरी माँ बीमार थी। तो एक पैसा नहीं था मेरे पास उनके इलाज के लिए, और पैसा कमाने के लिए मैं चोरी का रास्ता अपनाने को मजबूर हो गया। तब आपने न सिर्फ मेरी माँ के इलाज में मेरी मदद की, बल्कि मुझे यह कारोबार भी शुरू करवाया। आपके उन एहसानों का बदला तो मैं उम्र भर नहीं चुका सकता। कुछ देर सोहन के साथ हालचाल बांटकर मुरारी लाल जी अपने घर वापस लौट आए। कुछ दिन यूं ही बीत गया। एक दिन सुबह सैर करके घर लौटे तो मुरारी लाल जी बोले, अरे यह क्या सुगंधा, अभी तक सोई हो? तबीयत तो ठीक है ना? तो सुगंधा जी बोली, पता नहीं, फिर से सीने में जलन हो रही है। अरे सुगंधा, कितनी बार तुम्हें कहा कि चलकर एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं, लेकिन तुम मानती ही नहीं। अब खर्च के डर से अपनी सेहत को तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना। आज तुम्हें डॉक्टर के पास चलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं डॉक्टर को घर पर ले आऊँगा। जिद करके मुरारी लाल जी सुगंधा जी को पास में रहने वाले अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन डॉक्टर ने चेकअप करके बताया, मामला कुछ गंभीर है, आप इन्हें किसी बड़े अस्पताल में दिखाइए। यह सुनकर मुरारी लाल जी चिंता में पड़ गए। ये सोचकर कि बड़े अस्पताल में खर्च भी बड़ा होता है, लेकिन इतने पैसे उनके पास नहीं थे। डॉक्टर से चेकअप कराकर जब घर लौटे तो मुरारी लाल जी ने फिर से अपने बेटा को फ़ोन लगाया। हेलो बेटा। हाँ पिताजी, कैसे हैं आप? बड़े दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ समय निकाल कर आप लोगों से मिलने आ सकूँ, लेकिन क्या करूँ, हर बार कोई न कोई काम निकल ही आता है। बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ माँ को? अजय ने पूछा तो मुरारी लाल जी उदासी भरे स्वर में बोले, कुछ दिनों से बीमार चल रही है। डॉक्टर ने बड़े अस्पताल में दिखाने की सलाह दी है, और तुझे तो पता ही है कि इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। तो पिताजी उन्हें डॉक्टर मल्होत्रा के पास ले जाइए ना, मैं उनसे बात कर लूँगा। हाँ बेटा, वह तो ठीक है, लेकिन अगर वह टेस्ट करवाने को बोलेंगे या फिर किसी और अस्पताल में जाने को कहेंगे तो पैसे तो चाहिए होंगे ना। अरे पिताजी, पूरे शहर में आप कहीं भी इलाज करवाइए, कोई भी टेस्ट करवाइए, बस मुझसे बात करवा देना। अब मैं फ़ोन रखता हूँ पिताजी, मुझे बहुत काम है। मुरारी लाल जी फ़ोन पर हलो हलो बोलते रह गए, लेकिन दूसरी ओर से फ़ोन कट चुका था। वे लाचार होकर कुर्सी पर बैठ गए। 3 दिन बाद जब रविवार आया तो अजय ने अपनी पत्नी मोहिनी से कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, आज माँ पिताजी से मिलने जाना है। क्या, मैं नहीं जाने वाली उस बस्ती में? मोहिनी ने तपक के जवाब दिया। तो अजय बोला, लेकिन मोहिनी, माँ की तबीयत खराब है, 2 दिन हो गए, पिताजी का फ़ोन आया था। मिलने जाना तो दूर, मैंने तो उन्हें पैसा तक नहीं भेजा है। हाँ तो ड्राइवर के हाथ से भिजवा दो ना पैसे, लेकिन मुझे चलने को मत कहो। अरे लेकिन माँ का हाल चाल पूछने तो जाना पड़ेगा। यह तो अच्छा हुआ कि पिताजी का दोबारा फ़ोन नहीं आया, नहीं तो मेरे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं था वहाँ जाने के लिए। यह सुनकर मोहिनी बोली, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, 2 दिन पहले पिताजी का फ़ोन आया था मेरे फ़ोन पर। क्या? और तुमने बताया तक नहीं? तुम उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंस में बिजी थे, वह तुमसे बात करना चाहते थे। मैंने कहा मैं बाद में बात करवा दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी वाली बात होगी। अजय ने उसी समय अपने पिता को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन बिजी जा रहा था। मैं अभी वहाँ जाता हूँ, कहकर अजय तैयार होकर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद मुरारी जी घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरकर अजय घर के अंदर आया। उस समय मुरारी जी अपनी एक दोस्त के साथ बैठे हुए थे। घर के अंदर आते ही उसने उन दोनों का पैर छुआ, अपनी जेब से 10,000 रुपये निकालकर मेज पर रखा और पास रखे टेलीफोन की ओर देखते हुए बोला, क्या पिताजी,
मैंने आपको कितनी बार फ़ोन किया लेकिन आपका फ़ोन ही नहीं लगा। यह देखो आपने रिसीवर ही ठीक नहीं रखा। अच्छा, और मैं जो तुम्हें 2 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ उसका क्या? क्या बताऊँ पिताजी, मैं कितना व्यस्त था। जिस समय आपका फ़ोन आया मैं उस समय सीएम के साथ कॉल पर था। आपने दोबारा फ़ोन क्यों नहीं किया? बेटा मैंने एक बार नहीं कम से कम 10 बार फ़ोन लगाया था बहू के मोबाइल पर। यकीन नहीं होता तो देखो मेरा मोबाइल। अच्छा, शायद स्विच ऑफ होगा उसका फ़ोन। चलो छोड़ो, आप यह मिठाई खाओ। आपके बेटे की तरक्की हो चुकी है, कैबिनेट सेक्रेटरी बन चुका हूँ अब मैं। इसलिए काका आप भी खाइए। माँ जल्दी बाहर आओ, आपकी फेवरेट मिठाई लाया हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, मुरारी लाल जी ने गंभीर स्वर में बोला। तो अजय की हैरानी का ठिकाना न रहा। सिर्फ तुम्हारी लापरवाही के कारण मेरी सुगंधा हमेशा के लिए, कहते हुए मुरारी लाल जी की आंखों में आंसू भर आई। क्या? यह क्या कह रहे हैं आप? तभी मुरारी लाल जी के दोस्त भूषण जी ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता ने डॉक्टर मल्होत्रा से सलाह ली तो उन्होंने अच्छे अस्पताल में जाने को कहा, लेकिन बड़े अस्पताल वाले ने तो बिना पैसे के तुम्हारी माँ को एडमिट तक नहीं किया। तुम्हारा यह बुढ़ा बाप अस्पताल वालों के सामने गिड़गिड़ाता रह गया, लेकिन पैसा जमा करवाए बिना वह इलाज शुरू करने को तैयार ही नहीं थे। यह सब सुनकर अजय के होश उड़ गए। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी लापरवाही के कारण ही आज उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। फिर स्वयं को संभालते हुए बोला, और माँ का अंतिम संस्कार भी परसों ही हो चुका है। फिर रोते हुए अजय बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने मुझे बताया तक नहीं। हाँ बेटा, मेरे पास यहाँ बहुत लोग हैं मेरी मदद के लिए। तुम जो अपने घर में ज़रूरत थी तब अगर तुम वहाँ होते तो आज सुगंधा हमारे साथ होती। अब निकल जाओ यहाँ से, और हाँ, यह भी पैसा लेते जाना। अब मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अजय उदास भाव से अपने घर वापस लौट आया। पिताजी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो अपनी माँ के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। अजय के इस बात पर उनकी पत्नी मोहिनी बोली, लेकिन पिताजी ने उनके संस्कार इतनी जल्दी क्यों कर दिया? मोहिनी, अगर तुमने फ़ोन उठाया होता तो यह नौबत ना आती। यह देखो तुम्हारे फ़ोन में 10 मिस्ड कॉल हैं। लेकिन अजय, यह कॉल्स किसी अननोन नंबर से आई है। मुझे कैसे पता चलेगा कि फ़ोन किसका है? 2 दिन बीते तो अजय के पास उनके ससुर जी का फ़ोन आया। मोहिनी ने फ़ोन उठाया तो आवाज़ आई, बेटी जल्दी से टीवी ऑन करो। लेकिन क्या हुआ? सवाल मत पूछो, न्यूज़ चैनल लगाओ। मोहिनी ने जल्दी से टीवी चलाया तो सामने खबर आ रही थी, अदालत में आज एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है कि एक औरत जिसकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई, उसके पति ने अपने बेटे पर उसकी हत्या का आरोप लगाया है और कोर्ट ने भी पुलिस एफआईआर दाखिल करने का आदेश दे दिया है। और जिस पर हत्या का आरोप लगा है वह और कोई नहीं बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार हैं। यह सुनकर तो अजय और मोहिनी की हवाइयाँ ही उड़ गई। फिर स्क्रीन पर दिखाई दिए मुरारी लाल जी। तो बताइए सर, जब आपकी पत्नी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई तो आपने अपने बेटे पर हत्या का आरोप क्यों लगाया, कैसे लगाया? जी मैडम, यह एक हत्या ही है। मेरी पत्नी की मृत्यु मेरे बेटे के लापरवाही के कारण हुई है। अगर मेरी पत्नी के समय से इलाज मिल जाता तो आज जिंदा होती। मेरा मानना है आज बहुत से बुजुर्ग ऐसी समस्याओं से गुजर रहे हैं और मैं इस बात को माननीय कोर्ट का आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे इन समस्याओं को सामने लाने का मौका दिया। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। यह देखकर तो मोहिनी का मुंह खुला का खुला रह गया और अजय को तो जैसे काटो तो खून नहीं। जब मुरारी लाल जी घर लौटे तो उनके पास फ़ोन आया। हेलो पिताजी, आप मेरे साथ ये सब कैसे कर सकते हैं? फिर मुरारी लाल जी बोले, बेटा अब तो कोर्ट में ही बात होगी, और फ़ोन रख दिया। फिर मुरारी लाल जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए और आंखें बंद की तो आंसुओं से सराबोर आंखों से आंसू निकलकर उनके झुर्रीदार गालों को भिगा दिया। धीरे धीरे
केस की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैलने लगी और इस कारण अजय को नौकरी सस्पेंड कर दिया गया। अब मुकदमा कोर्ट में गया तो मुरारी लाल जी ने अपना केस खुद ही लड़ने का फैसला किया। हालांकि अपनी मदद के लिए उन्होंने वकील हायर किया था। कार्यवाही शुरू की गई तो मुरारी लाल जी ने सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया और पूछा, जिस दिन मैं अपनी पत्नी को आपके पास चेकअप के लिए लेकर आया था उस दिन क्या क्या हुआ था, आप सबको बता दीजिए। तो फिर डॉक्टर ने कहा, जिस दिन उन्होंने सुगंधा जी को चेकअप किया था तो मुरारी लाल जी को बताया था कि इन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया है। उन्हें किसी अच्छी अस्पताल में दिखाने की सलाह दी थी। मुरारी लाल जी के पास फीस के भी पूरे पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि आप पैसे बाद में दे देना। इस बात पर मुरारी लाल जी ने कहा, अब आप ही बताइए जज साहब, अगर मेरे पास डॉक्टर की फीस के भी पैसे नहीं थे तो मैं अपनी पत्नी का इलाज बड़े अस्पताल में कैसे करवाता। इसके बाद मुरारी लाल जी ने एक और डॉक्टर को बुलाया और जज साहब को बताया कि यह उसी अस्पताल के डॉक्टर हैं जिस अस्पताल में अपनी पत्नी को इलाज के लिए लेकर गए थे। फिर अस्पताल के डॉक्टर ने अपनी गवाही में कोर्ट में बताया कि जब मुरारी लाल जी अपनी पत्नी को लेकर आए थे तो उनके पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया क्योंकि यह अस्पताल के प्रोटोकॉल के खिलाफ था। मुरारी लाल जी ने मुझे बताया कि उनका बेटा एक IAS ऑफिसर है और वह अगले दिन आकर पूरे पैसे चुका देगा, परंतु जब अस्पताल मैनेजमेंट ने उन्हें अपने बेटे से बात करवाने को कहा तो वह काफ़ी देर फ़ोन लगाते रहे लेकिन अपने बेटे से बात नहीं करवा पाए। डॉक्टर की इस गवाही पर मुरारी लाल जी बोले, जज साहब, मैं उस रात अपने बेटे को फ़ोन लगाता रहा लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया और फिर जब मैं अपनी बहू मोहिनी को फ़ोन लगाया तो उसने कहा कि अजय अभी किसी काम में व्यस्त हैं। मैं उसे बताने ही लगा था कि इस वक्त बहुत इमरजेंसी है, लेकिन उसने बिना सुने ही फ़ोन काट दिया। जज साहब, पैसे न होने के कारण कोई डॉक्टर मेरी पत्नी का इलाज करने को तैयार नहीं था। इसके बाद जैसे ही मैं अपनी पत्नी को लेकर सरकारी अस्पताल में जा रहा था उसी दौरान उसकी हालत बहुत अधिक गंभीर हो गई और उसने वहीं रास्ते में दम तोड़ दिया। इस पर अजय के वकील ने अपनी दलील दी और मुरारी लाल जी को दोषी ठहराते हुए बोला, आपको उसी अस्पताल में रहकर अजय को फिर से फ़ोन करना चाहिए था। कुछ समय बाद वह फ़ोन का जवाब ज़रूर देता, लेकिन आपने अपनी पत्नी को ले जाने में जल्दबाजी दिखाई जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। फिर मुरारी लाल जी गुस्से से बोले, एकदम गलत। पूछिए डॉक्टर साहब से कि मैं कितनी देर वहाँ इंतज़ार किया और कितनी बार अपने बेटे को फ़ोन लगाया। जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तभी मैं अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल में लेकर जा रहा था कि शायद उसकी जान बच सके। अगर इससे ज़्यादा इंतज़ार करता तो केवल इतना ही फ़र्क पड़ता कि मेरी पत्नी सड़क की बजाय अस्पताल में मर जाती। इन सब बातों को सुनने के बाद जज साहब ने अगली हियरिंग के लिए तारीख दे दी। जैसे ही सुनवाई खत्म हुई और मुरारी लाल जी बाहर निकले, मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने को तैयार खड़े थे, क्योंकि एक आम आदमी होते हुए भी जिस तरह के दलीलें उन्होंने पेश की थी, बड़े बड़े वकील भी उसके आगे घुटने टेक दे। अगली सुनवाई में जज साहब ने मुरारी लाल जी से पूछा कि आखिर आप इस केस में चाहते क्या हैं। तो मुरारी लाल जी ने कहा कि उन्हें 2.5 करोड़ रुपये की रकम चाहिए। यह बात सुनकर जज साहब बोले, लेकिन इतने रुपये ही क्यों? तो मुरारी लाल जी ने कहा, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी पैसे अपने बेटे पर खर्च किए हैं वह कुल मिलाकर 2.5 करोड़ रुपये की रकम बनती है। तभी अजय की वकील बोला, आप पागल हो गए हैं मिस्टर मुरारी, आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? तो मुरारी लाल जी बोले, जब अजय 5 साल का था तब हमें पता चला कि उसके दिल में एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज ऑपरेशन से ही संभव था और जिस पर लाखों रुपये का खर्च होना था। इतने पैसे मुरारी लाल जी के पास नहीं थे, तो अपने बेटे के इलाज के लिए उन्होंने अपने गांव की ज़मीन बेच दी थी। अगर आज वह ज़मीन मेरे पास होती तो उसे बेचने पर मुझे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया मिलते। इसलिए मुझे उस ज़मीन का आज की कीमत जितनी रकम चाहिए अपने बेटे से, और इसके साथ ही साथ मुझे वह रकम भी चाहिए जो मैंने अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च की।
अजय हमेशा से आईएएस बनना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे अच्छी कोचिंग की ज़रूरत थी। कोचिंग की फीस इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी पढ़ाई के लिए मुझे लाखों का लोन लेना पड़ा, जिसकी किस्त मैं आज तक चुका रहा हूँ। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी हैसियत से बाहर जाकर मेहनत करके अपने बेटे को बड़ा किया, और जब आज यह आईएएस ऑफिसर बन गया है तो हमें उसी पुराने मकान में छोड़कर अपनी बीवी के साथ आलीशान बंगले में रहने लगा। उसके बाद वह हमारी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया। अपने इकलौते बेटे का चेहरा देखने तक को तरस गए हम लोग। कहते कहते मुरारी लाल जी वहाँ से हो गए। इन सब बातों से मेरी पत्नी भी टेंशन में रहने लगी थी, और शायद इस वजह से हार्ट अटैक आ गया। फिर भरे गले से मुरारी लाल जी बोले, जज साहब, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी ज़िंदगी में इतनी व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी माँ बाप को ही भूल जाते हैं। जिन माँ बाप ने दिन रात करके अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें माँ बाप की बूढ़ी आंखें अपने बच्चों की एक झलक पाने की तरस जाती हैं। खैर, जिस इंसान पर मैंने अपनी मेहनत के पैसे खर्च किए, अगर उसे ही मेरी कदर नहीं तो उसे वह सारे पैसे भी वापस कर देने चाहिए। मुरारी लाल जी का यह दलील सुनकर कोर्ट में बैठे सभी लोगों की आंखों में आंसू भर आए। कोर्ट की सुनवाई के बाद अजय और मोहिनी थके हारे जब पहुँचे तो मोहिनी के पापा भी वहाँ पहुँच गए। मोहिनी किचन में चाय बनाने के लिए जाने लगे। तभी अजय ने कहा, मोहिनी, सच सच बताना, तुम्हें पता था ना कि अननोन नंबर से पिताजी ही फ़ोन कर रहे थे? हाँ, मुझे पता था, और मैं जानती थी कि अगर मैंने फ़ोन उठाया तो पिताजी फिर से अपनी परेशानियों का दुखड़ा रोना शुरू कर देंगे, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन मोहिनी, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ। लेकिन इसमें मेरी कहाँ गलती है? जब उन्होंने पहली बार फ़ोन किया था तब फ़ोन मैंने ही उठाया था। क्या उस समय वह पूरी बातें नहीं बता सकते थे कि माँ की तबीयत खराब है? फिर अजय अपने ससुर जी से बोला, पापा, मुझे लगता है कि जो पैसे मेरे पिताजी ने मांगे हैं मुझे उन्हें दे देना चाहिए। इस बात पर मोहिनी गुस्से से भड़कते हुए बोली, आज तक तुम्हारे पिता ने तुम पर जितने भी पैसे खर्च किए हैं वह उनका फर्ज था। सभी माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं। उन्होंने कुछ नया नहीं किया जो खर्च के पैसे मांगने निकल पड़े हैं। ऊपर से हमारी ज़माने भर में बेइज्जती करवा कर रख दी। मैं तुम्हें बता देती हूँ, जितनी बदनामी हमारी हुई न है, अब तो मैं उन्हें एक पैसे नहीं देने दूँगी। शट अप मोहिनी, बकवास बंद करो अपनी। मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। अजय गुस्से में चिल्लाया तो उनके ससुर जी बोले, मेरे पास एक प्लान है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कैसा प्लान है पापा? अजय ने पूछा। तो उसके ससुर जी ने उसे अपनी तरकीब बताई, जिसे सुनकर मोहिनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। अजय को भी आइडिया पसंद आया तो उसके ससुर जी ने अपने मोबाइल से कहीं बात की और फ़ोन काटते हुए बोले, बस अगली हियरिंग में बाजी पलटी ही समझो। कोर्ट की अगली हियरिंग के लिए जब मुरारी लाल जी कोर्ट में पहुंचे तो वहां खड़े सभी पत्रकार अपने अपने चैनल के लिए न्यूज़ बनाने लगे। तभी मुरारी लाल जी के कानों में एक पत्रकार की आवाज़ आई, ऐसे बेटे को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जिसके कारण उनके पिता को इतना दुख झेलना पड़ा। यह सुनते ही मुरारी लाल जी बोले, अजय मेरा बेटा है। यह केस करने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि मैं उसे एक सबक सिखा सकूं, और केवल उसे ही नहीं बल्कि आज की पीढ़ी को भी, जो यह समझती है कि बूढ़े लोग पुराने और बेकार हो चुके हैं, फर्नीचर की तरह या फिर एक कबाड़ की तरह। कार्रवाई शुरू हुई तो अजय के वकील ने खुद अजय को ही कटघरे में बुलाया और उसने बयान दिया कि उसके पिता मुरारी लाल जी को भूलने की बीमारी है। यह सुनकर मुरारी जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। उसके बाद अजय की वकील ने मुरारी लाल जी की वकील से भी पूछताछ की, और जब उसने मुरारी जी को भूलने की बीमारी की बात पूछी तो उसने भी झूठी गवाही दे दी कि मुरारी लाल जी बहुत सी बातें भूल जाते हैं। यह सुनकर मुरारी लाल जी को बहुत गुस्सा चढ़ा। वह समझ गए थे कि उनका वकील का ईमान बिक चुका है और वह विरोधी खेमे में शामिल हो चुका है। लेकिन मुरारी जी इस स्थिति के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे। वह उसी समय खड़े हुए और अपने वकील से ही बोले, वकील साहब,
आपने सही कहा, मुझे भूलने की बीमारी है। मुझे तो यह भी याद नहीं कि मैंने एक केस किस दिन फाइल किया था, लेकिन आपको तो याद होगा, है कि नहीं? लाल जी की यह बात सुनकर वकील हड़बड़ा उठा और दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, शायद 17 या 18 सितंबर। जी नहीं, 20 सितंबर। अच्छा, यह बताइए कि केस की सुनवाई कौन कौन से तारीख की हुई? मुरारी लाल जी ने पूछा। तो वकील बोला, मेरी डायरी में सब लिखा है, अभी देखकर बता देता हूँ। अरे अरे अरे, इतनी तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। 24 सितंबर, 4 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और आज 27 अक्टूबर। अच्छा, यह बताइए कि हम दोनों अभी जिस टैक्सी में बैठकर आए हैं उस टैक्सी का नंबर क्या था? इस प्रश्न पर वकील हैरान रह गया। तो मुरारी लाल जी बोले, चलिए मैं ही बता देता हूँ। MHO5EL5341। मुरारी लाल जी की बात पर अजय और मोहिनी के साथ साथ उनका वकील भी हैरान खड़ा रह गया। उन्होंने साबित कर दिया था कि उनकी याददाश्त बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा तेज है। इसके बाद जज साहब अपने फैसले पर पहुंच गए और बोले कि अजय निर्दोष है। भले ही वह अपने माता पिता के प्रति लापरवाह रहा हो, परंतु उसे अपनी मां की हत्या का दोषी करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन आज तक जितने भी पैसे मुरारी लाल जी ने अपने बेटे पर खर्च किया है, वह पैसे अजय को उन्हें वापस लौटाने होंगे। यह फैसला सुनकर मुरारी लाल जी की आंखों में आंसू आ गए और जज साहब के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं जानता था कि अजय को कोई सज़ा नहीं होगी, परंतु मैं समाज में जागरूकता लाना चाहता था ताकि आज की पीढ़ी अपने माँ बाप को कद्र करे, उन्हें सम्मान दे। इसके बाद जब मुरारी लाल जी घर पहुँचे तो उनके दोस्त भूषण जी उनके पास आ गए और बोले, यार मुरारी, मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा बेटा जो बेंगलुरु में नौकरी करता था, महीना में 1 या 2 बार बड़ा मुश्किल से फ़ोन किया करता था, लेकिन जब से तुमने अपने बेटे के खिलाफ केस दाखिल किया है, उसके बाद से वह मुझे दिन में 2 बार फ़ोन करने लगा है, और तो और हर वीकेंड पर मिलने भी आता है। यह सुनकर मुरारी लाल जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। 2 महीने बीते तो एक दिन अजय के पास एक फ़ोन आया। हेलो बेटा अजय, जन्मदिन मुबारक हो। यह सुनकर अजय की हैरानी का ठिकाना न रहा, क्योंकि यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ सुगंधा जी की थी। माँ, आप जिंदा हैं? कहते हुए अजय की आवाज़ कांपने लगी। तो दूसरी ओर से मुरारी लाल जी बोले, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ जिंदा है। वह हमें छोड़कर कहीं नहीं गई थी। मैंने ही दुनिया वालों के सामने झूठ बोला था। यह सुनकर अजय की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और सामने खड़ी मोहिनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जब फोन रख और अजय ने जब मोहिनी को यह बात बताई तो वह गुस्से से तमा उठी। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि कोर्ट में किसी को कैसे घसीटा जाता है। यह तुम क्या कह रही हो मोहिनी? अजय बोला। तो मोहिनी ने कहा, उनकी वजह से हमारी जितनी बदनामी हुई है तुम्हें अंदाज़ा भी है। हर सोशल मीडिया साइट पर हमें ट्रोल किया जा रहा है। बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे देखकर तरह तरह के बातें करते हैं। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। अब मैं उन्हें जेल भिजवाऊंगी। मोहिनी, शांत हो जाओ। बिल्कुल नहीं, अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। कहते हुए मोहिनी ने अपने पापा को फ़ोन लगाया। अगले ही दिन पुलिस मुरारी लाल जी को गिरफ्तार करके ले गई और केस रीओपन हो गया। जैसे ही पुलिस सुनवाई के लिए मुरारी लाल जी को अदालत में लेकर गई तो मीडिया वाले बोले, अरे बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? सब लोगों को आप पर कितना विश्वास था। तो मुरारी लाल जी मुस्कुराते हुए बोले, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सुनवाई के दौरान मुरारी लाल जी से सारी घटना की सच्चाई पूछी गई तो उन्होंने कहा, जब मेरी पत्नी को एक अस्पताल में इलाज देने से मना कर दिया गया तो मैं उसे ऑटो में बिठाकर दूसरे अस्पताल ले जाने लगा। सुगंधा बिल्कुल बेसुध हो चुकी थी और रास्ते में ही मैंने सोहन को फ़ोन कर दिया था। वह सोहन जिसकी मैंने बरसों पहले थोड़ी सी मदद की थी, वह तुरंत मेरी मदद के लिए वहाँ पहुँच गया, जबकि मेरा अपना बेटा जो मेरा खून था, उसे मेरी परेशानियों से कोई सरोकार नहीं था। सोहन ने तुरंत अस्पताल में पैसे जमा करवा दिए और सुगंधा का इलाज शुरू हो गया। दूसरे दिन उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया तो मैंने उसे सोहन के साथ उसके घर पर भेज दिया। लेकिन अजय से मैं अभी नाराज़ था, क्योंकि उसके कारण आज उसकी माँ की मृत्यु भी हो सकती थी
और उसे सबक सिखाने के लिए ही मैंने एक झूठा डेथ सर्टिफिकेट इशू करवाया ताकि मैं उसके खिलाफ एक केस फाइल कर सकूं। यह सारी बात सुनकर मोहिनी गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, देखिए जज साहब, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। ये अपने ही बेटे बहू से इस हद तक नफरत करते हैं कि उनका पूरे शहर में इज्जत की धज्जियां उड़ा कर रख दी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें और जो पैसे इन्होंने हमसे झूठ बोलकर लिए हैं वह ब्याज समेत हमें वापस दिलवाए जाए। सुगंधा जी जो कोर्ट में बैठी सारी बातें सुन रही थी अब चुप न रह सकी और कटघरे में आकर बोली, हमारा बेटा अजय शादी के पूरे 5 साल बाद पैदा हुआ था। इसे पाने के लिए हमने कितने व्रत रखे, कितनी पूजा की, उसके बाद भगवान ने हमारी सुनी। जिस बच्चे को हमने इतनी मन्नत से पाया, इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, उसे उसके पैर पर खड़ा किया, तो क्यों हम उससे नफरत करेंगे। हमारा बेटा अफसर बन गया, हम लोगों से अलग हो गया, फिर भी हमारा प्यार उसके लिए कम नहीं हुआ। यह सुनकर अजय की आंखें आंसुओं से भर उठी। फिर सुगंधा जी बोली, और जहाँ तक रही बहू की बात, तो अजय तो फिर भी 6 महीने में एक बार हमसे मिलने आ जाता था, लेकिन बहू उसके साथ कभी नहीं आई। बेसन की लड्डू, नारियल की बर्फी, देसी घी की, ये सब बहू को पसंद था, सब बनाकर भेजती थी मैं उसके लिए। 1 साल पहले बहू बीमार पड़ गई, इतनी बीमार कि उसकी जान पर बनाई थी, और उसकी यही ससुर जी नंगे पैर चलकर मंदिर गए थे अपनी बहू की सलामती की प्रार्थना करने के लिए। और आज हमारी बहू कहती है कि हम उनसे नफरत करते हैं। मोहिनी बहू, जो रुपया तुम अपने ससुर जी से मांग रही हो ना, उसमें से 1 पैसा भी अब उनके नाम पर नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपनी बस्ती वाला मकान भी बेच दिया है। यह सुनकर मोहिनी का वकील बोला, झूठ, बिल्कुल झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने पैसे आपने खर्च कर दिए। तो सुगंधा जी बोली, लेकिन ऐसा हुआ है। मेरे पति ने उन पैसों से एक बहुत बड़ा वृद्धा आश्रम बनवाया है, जिसमें औलाद द्वारा दुत्कारे हुए बूढ़े लोगों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है, ताकि वह लोग अपने जीवन की संध्या बेला में आनंद से रह सके। वे जानते थे कि उन्होंने अपराध किया है और एक दिन यह सब सबके सामने भी आएगा, परंतु वह लाखों बुजुर्गों के परेशानियों, उनका दर्द, उनके दुख सबके सामने लाना चाहते थे, और अपने इस मकसद में वह कामयाब भी हुए हैं। यह सारी बातें सुनकर अदालत में बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगे, और शायद मोहिनी के कठोर हृदय में भी कुछ भावनाएं जागृत हो गई। खड़ी होकर वह बोली, जज साहब, मैं अपना केस वापस लेती हूँ, और कोर्ट से बाहर चली गई। तभी जज साहब बोले, केस तो वापस ले लिया गया, लेकिन मुरारी लाल जी ने जो किया उसे अदालत माफ़ नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें 3 महीने कैद की सज़ा सुनाई जाती है। मुरारी लाल जी ने खुशी खुशी सज़ा को स्वीकार किया, और 3 महीने बाद जब जेल से निकल कर आए तो मोहिनी और अजय ने आकर उनसे माफ़ी मांगी और पुरानी बातें भूलकर उन दोनों को अपने साथ चलने को कहा। अपने बेटे बहू को तो मुरारी लाल जी ने माफ़ कर दिया, लेकिन वे अब उनके साथ नहीं हैं, बल्कि अपने वृद्ध साथियों के साथ रहना चाहते थे। इसलिए वे अपनी पत्नी के साथ अब वृद्धा आश्रम में ही रहने चले गए। तो कैसी लगी कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।